कर रहे थे आपका व्याकरण पे, व्याकरण के प्रकारों पर बात हुई। भारत में से व्याकरण क्या है, किस आयु का हो सकता है, और भारत में से व्याकरण जब किया जाता है तो सम्मति किसकी महत्व की है, और वो व्यक्ति जो भारत में से व्याकरण के प्रति अपनी सम्मति दे सकता है, उसकी सामर्थ्य कानून के मुताबिक ये क्या होनी चाहिए, उसकी सम्मति की गुणवत्ता ये किस स्तर की होनी चाहिए, इन सारी बातों पर डिस्कशन हुआ था। और जब भी आप लिखते हैं उत्तर तो आपको इन्हीं हेड्स को उभारना चाहिए। आप मिस्टर ए ने बी का अपहरण कर लिया और ये वो, इस सब से कुछ नहीं होता। आपको इन्हीं हेड्स पर अपना इंप्रेशन ये देना चाहिए जिससे कि एग्जामिनर को एकदम समझ में आता है कि आपको तत्व की बात मानो, अदरवाइज तो गुस्सा आने लगती है कि आप हमें घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिल्कुल तत्व की बात क्यों नहीं करते। किसका विवरण भारत से हो सकता है, जब लिखा किसी भी व्यक्ति का मीनिंग दे रहा, भाई किसी भी व्यक्ति का, वो वयस्क है अवयस्क है इससे लेना देना क्या। वो कहता है भारत में से विवरण किसी का भी होगा, मतलब ये किसी का होगा, उसकी आयु कितनी है महत्व की बात नहीं, वो स्वस्थ चित्त है विकृत चित्त है महत्व की बात नहीं, और उसकी जो सामर्थ्य है सम्मति देने के संबंध में वो आयु 12 वर्ष ये मानी जाएगी। अगर भारत में से व्याकरण हो रहा है और 12 से ऊपर की आयु का व्यक्ति है और वो उस गुणवत्ता की सम्मति दे रहा है जिस गुणवत्ता की सम्मति धारा 28 अपेक्षित करती है या पूर्व की आईपीसी की धारा 90 अपेक्षित करती है, तो भारत में से विवरण संभव ही नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति की सम्मति के बिना शब्द ये है। और भारत में से विवरण और विधिपूर्ण संरक्षकता से विवरण दोनों के बीच जो मौलिक अंतर है वो मौलिक अंतर ही यही है कि विधिपूर्ण संरक्षकता में से विवरण बालक का होगा, बालक जो कि विधिपूर्ण संरक्षकता में रिवर्स करके ये भी पढ़ा जाएगा। इसका मतलब बालक जो विधिपूर्ण संरक्षकता में नहीं है उसका भी विधिपूर्ण संरक्षकता से विवरण होगा ही नहीं। बालक जो विधिपूर्ण संरक्षकता में है उसी का विवरण विधिपूर्ण संरक्षकता से हो सकता है, क्योंकि वो हो तो विधिपूर्ण संरक्षकता में। हमने कल चर्चा की थी कि कोई बालक ऐसा है जिसका कोई संरक्षक नहीं है, ऐसे बालक मिलने कोई असंभव काम नहीं है, सैकड़ों की संख्या में हजारों की संख्या में उपलब्ध है, तो उनका विधिपूर्ण संरक्षकता से विवरण संभव ही नहीं है क्योंकि विधिपूर्ण संरक्षक ही नहीं है। और फिर उस दशा में अगर उन्हें अपने स्थान से जाने के लिए विवश किया जाएगा, कैसे बलपूर्ण साधनों से ये प्रवंचनापूर्ण उपायों से, तो अपहरण भले ही हो व्याकरण नहीं होगा। इसमें से ये भी कल निकल आया था कि अवयस्क का भी अपहरण संभव है, अवयस्क का भी एब्डक्शन संभव है। कोई जरूरी नहीं है कि अवयस्क का हमेशा व्याकरण यही होगा, अवयस्क का भी अपहरण संभव है, क्योंकि अगर वो विधिपूर्ण संरक्षकता में नहीं है तो फिर विधिपूर्ण संरक्षकता से उसका विवरण होगा कैसे, जबकि अपहरण के बारे में उसने शुरुआत से आगे देखेंगे 362 या 138 आएगा कि वो कहेगा अपहरण किसी भी आयु के व्यक्ति का हो सकता है। तो जब अपहरण किसी भी आयु के व्यक्ति का हो सकता है तो अवयस्क का भी हो सकता है, लेकिन अवयस्क का व्याकरण हो
इसके लिए स्पेशल शर्तें, यानी भारत में से विपणन भी किसी भी आयु के आदमी का हो सकता है और अपहरण भी किसी भी आयु के आदमी का हो सकता है। इसका मतलब भारत में से विपणन ये अवयस्क का हो सकता है और भारत के भीतर ऐसा अवयस्क जिसका कोई संरक्षक नहीं है उसका भी अपहरण यह हो सकता है। भारत के भीतर विधिपूर्ण संरक्षकता इससे विपणन हो, इसके लिए जरूरी है कि बालक जिसे पूर्व में नर और नारी और 16 और 18 आयु वर्ग के लोगों में विभक्त किया गया था, वो विधिपूर्ण संरक्षकता में हो, अदरवाइज मसला संभव ही नहीं। ठीक है, और फिर कहता विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति से, वो सॉरी विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना। अब सम्मति फिर परिभाषित नहीं, 361 जो पहले थी, जो अब 137 सबसेक्शन 2 है, उसमें भी सम्मति विधिपूर्ण संरक्षक की किस गुणवत्ता की होनी चाहिए ये लिखा थोड़ी है, और जब नहीं लिखा तो एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव जो है वही समझा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर विधिपूर्ण संरक्षक को तथ्य के भ्रम में या किसी भ्रष्ट उत्प्रेरणा के द्वारा या बल द्वारा विवश करके या धमकियों के माध्यम से सम्मति देने के लिए विवश यह भी कर लिया गया है, यह सम्मति देने के लिए रजामंद यह भी कर लिया गया, तो भी विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति है ऐसा नहीं कह सकते। और कल कोई हमसे डिस्कस कर रहा था कि एक लड़की जिसके बारे में यह कहा गया कि मां बाप को यह कहकर कि हम इसे काम करवाने के लिए लिए जा रहे हैं, ले जाया गया और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं लगा। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती रही, नई जानकारी हुई, सीबीआई को दे दिया गया मामला। सीबीआई भी कुछ नहीं कर सकी, अंततः क्लोजर आ गई और अंततः क्लोजर आने पर क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट हो या न हो इस पर बात हो रही थी। तो जो पीपी महोदय थे उनका कहना था एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, तो साहब ने कहा होगा नहीं एक्सेप्ट नहीं। तो वो हमसे चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा कि हम साहब से दो बातों पर सहमत नहीं हैं, वो सॉरी साहब से एक बात पर सहमत नहीं और एक पर सहमत हैं, ये बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे थे 364 का चार्ज बनना चाहिए, हमारा कहना था 364 का चार्ज नहीं बनेगा, ठीक है, सॉरी 364 और 302 का चार्ज बनना चाहिए, क्योंकि उपधारणा होगी कि लड़की मर गई, क्योंकि 7 साल से उसका कुछ पता नहीं चला। तो हमने कहा कि बस 302 का चार्ज नहीं बनेगा, 364 का मेरे हिसाब से बनना है, क्योंकि 302 का चार्ज अब तब बनाएंगे जबकि पत्रावली पर बियॉन्ड द ऑल रीजनेबल डाउट्स ये साक्ष्य उपलब्ध हो कि वो मर गई, क्योंकि क्रिमिनल मामलों में आप बियॉन्ड द ऑल रीजनेबल डाउट चीजों को साबित करेंगे। और 7 साल की जो उपधारणा है एविडेंस एक्ट में, वो सिर्फ उपधारणा है और उपधारणा का अर्थ बताया गया है। जब तक कि विपरीत साबित ना हो तब तक सत्य माना जाएगा। इसका मतलब माना जाएगा, वो सत्य है ये नहीं है। सत्य का होना और सत्य का माना जाना दो अलग अलग बातें हैं। आपने कुछ सत्य मान लिया है, इससे वो सत्य हो नहीं जाता। इससे सिर्फ इस बात की संभावना जन्मती है कि आपने जिसे सत्य माना वो सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपकी मान्यता ठीक भी हो सकती है, आपकी मान्यता गलत भी हो सकती है। लेकिन चूंकि सामाजिक जीवन में व्यक्ति की मृत्यु या जन्म के आधार पर बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, उसकी संपत्ति के संबंध में, अन्य चीजों के संबंध में, इसलिए कानून एक सुविधा का नियम प्रतिपादित करता है कि अगर 7 वर्ष तक किसी की जानकारी उन लोगों को नहीं मिली है जिन्हें
प्रायः उसकी जानकारी मिलनी ही चाहिए, तो ये मान लिया जाएगा कि उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मान्यताओं के आधार पर आप किसी को दंडित तो नहीं कर देंगे, क्योंकि उसके लिए तो एविडेंस कहेगा कि दिए गए साक्ष्य के आधार पर ये लगे, ये साबित हो कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व है। और है का मतलब यह हुआ कि कोई संदेह नहीं बचा है कि वैसा है, और यहां तो आप मान रहे हैं। तो ये धारणा सिविल मामलों में कठिनाइयों के समाधान हेतु तो विधायिका द्वारा निर्मित की गई है। इसलिए इस उपधारणा के आधार पर 302 का चार्ज तो नहीं बनता, लेकिन हां 364 बनता है मेरे हिसाब से भी। आपके हिसाब से सीबीआई भले ही कहती हो कि चूंकि लाश नहीं मिली इसलिए क्लोजर, ये लड़की बरामद ही नहीं हुई तो पता ही नहीं लगा कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इतना तो इस्टेब्लिश हुआ कि ये लेकर गए, इतना तो इस्टेब्लिश हुआ ये लेकर गए, और मां बाप से लेकर गए, और काम करवाने के लिए लेकर गए, और काम के स्थल पर वो मिली नहीं, जहां बताकर गए वहां ये वो मिली नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि आप मां बाप की सम्मति से उसे ले गए, ये नहीं कहा जा सकता। और चूंकि लड़की 18 से कम थी, इसलिए हत्या के प्रयोजन से व्यपहरण या अपहरण क्यों ना माना जाए, ठीक है ना। क्योंकि काम के लिए ले गए, इसलिए ये तो तय हो गया कि मैरिज या इलिसिट इंटरकोर्स के लिए नहीं ले गए, तो 366 तो नहीं आएगी, ठीक है ना। क्योंकि वो तो प्राइमरीली इंटेंशन होना चाहिए, प्राइमरीली जो इंटेंशन दिख रहा है वो काम के लिए ले जाना दिख रहा है। लेकिन 364 बन नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम अपने आशय को प्रकट करें। जो दिख रहा है, ठीक है ना, जो विविक्षित हो रहा है परिस्थितियों से, वो भी तो आपका आशय ही माना जाएगा। भाई लड़की कहां गई, आप लेकर गए थे, कहां गई आखिर, ये क्यों ना माना जाए कि आपने मार डाला। मार डाला हम इसलिए नहीं कह पा रहे क्योंकि लाश नहीं बरामद कर पाए हम, ठीक है। लेकिन तुम ले तो उसे मार डालने के आशय से ही गए थे, ये तय है। और सम्मति मां बाप की नहीं मानी जाएगी। हमने कहा बस यहीं पर तुम भ्रम में हो कि तुम सम्मति कह रहे हो, मां बाप से लेकर गए, मां बाप से लेकर गए, लेकिन क्या बताकर लेकर गए। मां बाप से लेकर गए, नो डाउट लेकर गए, लेकिन मां बाप की सम्मति कहां लेकर जाने के प्रति थी, और तुम कहां लेकर गए हो, और यह सम्मति कहां एक वैध सम्मति बनी, क्योंकि यह तो तथ्य के भ्रम में दी गई सम्मति है। और जब यह तथ्य के भ्रम में दी गई सम्मति है, तो यह एक वैध सम्मति बनी कब। इसलिए हमारे हिसाब से 364 का चार्ज बनता है, हां 302 का चार्ज नहीं बनता, क्योंकि यहां पर साफ गलत है। क्योंकि उपधारणाओं के आधार पर दंड विधि में किसी पर कोई आरोप नहीं लगेगा। और आपको याद होगा जब एविडेंस एक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, तब स्पेसिफिकली यही उपधारणा आई थी, और उसमें स्थिति यह थी कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी खोली गई थी, ठीक है, और व्यक्ति गायब हो गया, और गायब होते ही प्रीमियम नहीं जमा किया गया। 7 वर्ष के उपरांत, 7 वर्ष के उपरांत इस आधार पर कि उसकी मृत्यु की उपधारणा की जाएगी, इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत दावा किया गया। कोर्ट ने कहा कि स्थिति दुखद है, लेकिन हम कानून के मुताबिक डिसाइड करने को बाध्य हैं। उपधारणा है व्यक्ति के मरने की, वो मर गया ये नहीं है, और प्रीमियम कब बंद होगा, जब मर जाएगा, ठीक है। हो सकता अभी भी जिंदा हो, और आपने प्रीमियम जमा नहीं किया, तो पॉलिसी तो लैप्स हो गई। जब पॉलिसी लैप्स हो गई तो 7 साल बाद तो पॉलिसी नहीं है, तो आपको पॉलिसी के अंतर्गत लाभ ये कैसे दिला दिए जाए। और उन्होंने कहा था स्थिति दुखद है ये। भाई ठीक है, अब जो दावा करने आए हैं वो तो पत्नी बच्चे हैं,
निस्सहाय असहाय, लेकिन करें क्या, यहीं पर कानून का चेहरा बड़ा संवेदनहीन हो जाता है, कठोर हो जाता है कानून, और यहीं पर इक्विटी सहायता दिया करती है। अब सुप्रीम कोर्ट हो तो वो कुछ भी डिसाइड कर दे 142 में, लेकिन वो भी ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि पॉलिसी देनी पड़ेगी। वो ये कहेंगे चलो अब जो कुछ है इन्होंने जितना जमा किया उस पर ब्याज व्याज लगा के चलो इन्हें दे दो, ठीक है, ऐसा कुछ डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन शेष नहीं डिसाइड कर पाएंगे। तो यहां विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना, सम्मति की गुणवत्ता ये ऐसी होनी चाहिए कि उसे एक वैध सम्मति कहा जा सके। अगर ऐसी नहीं है तो विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति नहीं मानी जाएगी। और यहां अवैध की सम्मति का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अपराध विधिपूर्ण संरक्षक के प्रति है। वो कहता है बालक जो विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाया गया है या बहका ले जाया गया है, या तो ले जाया गया है या बहका ले जाया गया। और हमने कल आपसे यह भी चर्चा की थी कि जानबूझकर संरक्षकता शब्द का प्रयोग किया गया है, कब्जा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है, कि विधिपूर्ण संरक्षकता में से, तो विधिपूर्ण संरक्षकता से आप बाहर ले गए, ये कब कहा जाता है, इस पर भी कल बात की थी। और आपने कहा था कि विधिपूर्ण संरक्षकता से बाहर आप ले गए हैं, ये तब कहा जाएगा जब जिसका संरक्षण संरक्षक कर रहा था वो अगर अपने संरक्षण की मांग करे और संरक्षक तक या तो ये मांग पहुंचना आपके काम के कारण असंभव हो जाए, यह संरक्षक की सहायता इस संरक्षित तक आपके काम के कारण न पहुंच सके, तो जिस क्षण आप ये स्थिति पैदा कर देंगे बस उसी क्षण आप उसे संरक्षकता से बाहर ले गए हैं। कब्जे में किसी व्यक्ति के अगर लिख दिया जाता तो थोड़ी समस्या आ सकती थी, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि जो संरक्षित होगा उसकी स्थिति स्वयं संरक्षक को नहीं पता होगी। हमने कहा घर में बच्चे कहां खेलते हुए चले गए हैं, कई बार मां बाप को नहीं पता होता, मां बाप तो ढूंढने निकलते हैं कि कहां है जरा देखो, तो क्या वो उस समय उनके संरक्षण से बाहर है? नहीं है। क्यों? जिस क्षण संरक्षित मांग करे संरक्षण की, तो संरक्षक की संरक्षा उसके लिए उपलब्ध है, और आपने बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया। अब संरक्षित चाहे भी संरक्षक के संरक्षण की, ठीक है, संरक्षक के संरक्षण की उपलब्धता अपने लिए बनाने की तो नहीं कर सकता, इसलिए ये कहा जाएगा कि आप उसे संरक्षकता से बाहर ले गए। और संरक्षण में क्या आता है? संरक्षण में भरण पोषण, चिकित्सा, जितने प्रकार की चीजें हो सकती हैं इस नेचर की, वो सारी आती हैं, ठीक है। विधिपूर्ण संरक्षक, उसने विधिपूर्ण शब्द का प्रयोग किया, वैध संरक्षक नहीं कहा है, उसने विधिपूर्ण संरक्षक कहा है। वैध संरक्षक विधिपूर्ण संरक्षक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक विधिपूर्ण संरक्षक वैध संरक्षक हो जरूरी नहीं है, ठीक है। प्रत्येक वैध संरक्षक विधिपूर्ण संरक्षक होगा, लेकिन प्रत्येक विधिपूर्ण संरक्षक वैध संरक्षक हो जरूरी नहीं। वैध संरक्षक कौन होगा? यह विभिन्न अधिनियमों में बताया गया है, ठीक है। वैध संरक्षक कौन होगा? ये विभिन्न प्रकार के अधिनियम जो बने हुए हैं उनमें बताया गया कि वैध संरक्षक लॉफुल गार्जियन कौन होंगे, ठीक है, लॉफुल न कहें, ठीक है, लीगल गार्जियन कौन होंगे, ठीक है। लॉफुल तो विधिपूर्ण संरक्षक हुआ, और विधिपूर्ण संरक्षक वो हुआ जिसे वैध संरक्षक ने संरक्षण के प्रयोजनों से अवयव की संरक्षा कुछ समय के लिए न्यस्त कर दी है, न्यस्त की है, मतलब अपने आप दी है। अब अगर वैध संरक्षक ने
अपने संरक्षक की संरक्षा कुछ समय के लिए किसी को दे दी, तो क्या संरक्षित पर से वैध संरक्षक की संरक्षा, या यह माना जाए कि अब संरक्षित मूल संरक्षक अर्थात वैध संरक्षक की संरक्षा से बाहर चला गया है, क्या यह मान लिया जाए? क्योंकि आपने अपने बच्चे को स्कूल भेजा, तो आपने उसकी संरक्षा स्कूल के टीचर्स के पास न्यस्त कर दी। अब स्कूल के टीचर उसके लॉफुल गार्जियन हैं, विधिपूर्ण संरक्षक है, तो क्या मां बाप की संरक्षा अब नहीं है? और क्या स्कूल वाले अगर अवयस्क को अपनी अनुमति देकर किसी के साथ भेज देते हैं तो क्या व्यपरण नहीं हुआ? ठीक है, फिर तो यह देखना पड़ेगा। तो व्यपरण तब भी होगा क्योंकि इन दशाओं में विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षा है जरूर, लेकिन वैध संरक्षक की संरक्षा समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, बच्चा दोनों की संरक्षा में बना हुआ है, इसलिए तथ्यों में चीजों पर विचार ये जरूर किया जाता है। हां, कई बार ऐसा होगा कि विधिपूर्ण संरक्षक और वैध संरक्षक दोनों एक ही व्यक्ति है, तब बात अलग हो गई, पिता के ही पास है, मां के ही पास है। ठीक है, अब उन्होंने अनुमति दे दी, बात खत्म हो गई। लेकिन अनुमति यानी सम्मति कैसी होनी चाहिए? वैध सम्मति। और अगर ये चीजें नहीं हैं तो फिर क्या है? विधिपूर्ण संरक्षा से व्यपरण का अपराध यह हो जाता है। अब क्या कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी बालक को उसके विधिपूर्ण संरक्षकों की अनुमति यानी सम्मति के बिना उनकी संरक्षा से उसे ले जाता है या बहका ले जाता है, मीनिंग देयर बाय ले जाने का काम या बहका ले जाने का काम ये अभियुक्त ने अवश्य किया हो। अगर अभियुक्त ने ले जाने का काम या बहका ले जाने का काम नहीं किया है, बल्कि अवयस्क अपने कारणों से या अपनी इच्छा से विधिपूर्ण संरक्षकों की संरक्षा छोड़कर अवयस्क जो है अभियुक्त या किसी के पास चला गया है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त विधिपूर्ण संरक्षकों की सम्मति के बिना अवयस्क को उनकी सम्मति से व्यपरत कर ले गया है, यह कहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि अभियुक्त ने किया क्या? ले जाता है, बहका ले जाता है। इन दोनों शब्दों में अभियुक्त के द्वारा कुछ ना कुछ किया जाना आशयित है, तो तब वो कुछ करता ही नहीं। अब इसको ये भरोसा है कि अगर हम घर से भाग भी जाएंगे, यानी अपने लॉफुल गार्जियंस की गार्जियनशिप अपनी इच्छा से छोड़ देंगे, तो भी आशिष त्रिपाठी हमारा संरक्षण करेंगे। हमने किया कुछ नहीं है, हम तो अपने घर पे बैठे हैं, हमें क्या मालूम? उसके मन में यह विश्वास है, होता है, बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि हम कुछ भी करें फला हमारा साथ देंगे, और उसने अपने लॉफुल गार्जियन की गार्जियनशिप छोड़ दी और हमारे पास आ गया, तो हम कहां ले गए? हम कहां बहका ले गए? भाई सारी चीजें होनी चाहिए ना, बालक होना चाहिए, विधिपूर्ण संरक्षक उसके होने चाहिए, विधिपूर्ण संरक्षकों की सम्मति न ली गई हो और उसके बाद कोई ले जाए या बहका ले जाए, तब बात हुई ना। ठीक है, वो अपनी लॉफुल गार्जियन, ठीक है, उसके हैं, उनकी सम्मति के बिना वो आया, लेकिन आया ना, हम कहां ले गए? हम कहां बहका ले गए? अब आप कहें कि नहीं साहब वो आया, आपने घर पे क्यों बैठा ला? ठीक है,
अब वो अपने विश्वास के कारण छोड़कर मेरे पास आ गया। हम एक दयावान आदमी हैं। एक बच्चा पूस के महीने में कांपता हुआ बिना प्रॉपर कपड़ों के रात के 12 बजे हमारा घर खटखटा रहा है और हम उसे जानते भी हैं, तो भाई हम उसे क्यों नहीं रखेंगे? हम क्या दाना बाना हैं? हमने उसे रखा तो हमने अपराध क्या कर दिया भाई? उसके ले जाने में और उसके बहका ले जाने में मेरा रोल हो और शेष सारे तत्व मिल रहे हो, तब तो बात बनती है। उसके घर से निकलने में यानी ले जाने में या बहका ले जाने का काम ये तो मेरे द्वारा हुआ नहीं। उसके अपने मन में क्या विश्वास था, हम इसका क्या करें? ठीक है, हां, हमने उससे कहा था कि जब तुम घर छोड़ोगे तो चिंता मत करो, हमारे घर आ जाना। अब ये हमने कितने भी अच्छे आशय से कहा हो और वो अपने घर में कितना भी दुखी हो और वो मेरे पास आकर कितना भी सुखी हो जाए, लेकिन इसकी अनुमति कानून हमें नहीं देता। ठीक है, अब कहा हमने 15 दिन पहले था, छोड़ा उसने आज। यानी उसके घर से निकलने का जो निकटतम कारण है वो मेरा आश्वासन नहीं है। ठीक है, निकटतम कारण तो यह है कि घर वालों ने आज उसे पीटा, लेकिन उत्प्रेरणा हम दे चुके थे। अब बात बन गई, अब हम व्यपरण के दोषी हो जाएंगे। यानी ले जाना या बहका ले जाना, ये जो शब्दावली है, ये इस भाव का, ठीक है, द्योतक है कि अभियुक्त की ओर से अवयस्क को अपने विधिपूर्ण संरक्षकों की संरक्षा या तो स्वयं छोड़ने के लिए, क्योंकि बहका ले जाना इस शब्द की जो सामान्य व्याख्या होती है वो ये कि आप प्रलोभन देकर या किसी भी प्रकार से उसे उत्प्रेरणा देते हैं कि वो स्वयं अपना घर छोड़ दे। अपना घर छोड़ दो मीनिंग देयर बाय अपने लॉफुल गार्जियंस की गार्जियनशिप छोड़ दे। बहका ले जाना शब्द इस भाव को प्रतिध्वनित करता है और ले जाना ये शब्द आवश्यक रूप से बल प्रयोग को ध्वनित नहीं करता, लेकिन आपके यानी अभियुक्त के पार्ट पर, अभियुक्त की तरफ से किसी न किसी कार्य के किए जाने की अपेक्षा ये जरूर करता है। ठीक है ना? कोई ना कोई काम ये आपने जरूर किया, बल का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया, बल का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया। एक अंधी लड़की है, एक अंधा व्यक्ति है, वो जाना चाहता बहादुरगंज, अभ्यस्त है, उसके घर वालों ने उसे स्कूल भेजा है। आप मिले, बोले लाओ चलो तुम्हें स्कूल छोड़ दें। अब तो अंधा है, स्कूल वाले रास्ते पे ही, क्योंकि अंधों को भी उतना अंदाज होता है, ईश्वर उन्हें कुछ तो दे ही देता है, उन्हें अंदाज होता है कि हम कहां जा रहे हैं, क्योंकि वो बिना किसी सहारे के सीधे पहुंच जाते हैं उन्हीं स्थानों पर जहां वो जाना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें अंदाजा रहता है कि हमें इतने कदम चलना है, फिर इधर मोड़ है, उधर मुड़ना है, फिर इतने कदम चलना है, इस तरह से वो अपना काउंट कर लेते हैं। अब उसे स्कूल जाना था, स्कूल के बगल में एक बिल्डिंग स्थित थी, तो वहां उसे ले गए। ठीक है, वो गया खुशी है, बल प्रयोग नहीं है, बल प्रयोग नहीं, लेकिन ले गए हो तुम, तो ले जाना हमेशा बल प्रयोग को ध्वनित नहीं करता। व्याकरण के अपराध के लिए जो ले जाना शब्द है, इसमें आवश्यक रूप से बल प्रयोग किया जाना ये शामिल नहीं है, और ये अपहरण से इसे अलग करेगा। जो अपहरण में अंतर करेंगे, तो अपहरण में क्या होगा, बल द्वारा विवश करके या प्रवंचनापूर्ण साधनों से, वहां ये आएगा। और यहां कह रहा है ले जाएंगे या बहका ले जाएंगे। ले जाने में आपका काम है, बहका ले जाने में वो खुद छोड़ रहा है।
लेकिन बहका ले जाने में खुद छोड़ जरूर रहा, लेकिन छोड़ने की जो उत्प्रेरणा है गार्जियनशिप को, वो आप ही के द्वारा दी गई है। कितने समय पूर्व दी गई इससे मतलब नहीं, अर्थात जब उसने छोड़ा अपने लॉफुल गार्जियंस की गार्जियनशिप को, उस समय आपकी उत्प्रेरणा निकटतम काम के रूप में काम कर रही थी या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उत्प्रेरणा थी आपकी ओर से। आपने कहा था जब तुम घर छोड़ना हमारे पास आ जाना, बंबई में तुम्हें हीरो बनवाएंगे, ठीक है ना। वो हीरो बनने चले गए, कहा तुमने 5 महीने पहले था, आगे आ गए वो आज, ठीक है। तो आप बहका ले गए हैं ये माना जाएगा, लेकिन आपने कोई उत्प्रेरणा ही नहीं दी। अब उसके मन में विश्वास कि नानी घर जाएंगे तो वहां हो ही जाएगा सब, वो चला गया स्वयं अपनी इच्छा से, तब कोई अपराध नहीं हुआ। और एक चीज और, व्यपरण का अपराध तत्काल पूरा होता है, तत्काल। इसका फायदा भी होता है, इसका नुकसान भी होता है। मिस्टर ए ने एक अवयस्क को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से बाहर निकाला, ठीक है। उनके पास से बी उस अवयस्क को लेकर अपने घर आ गया। 20 दिन बी उसे अपने घर रखा रहा, फिर बी उसे लेकर सी के घर छोड़ आया, फिर बी और सी दोनों उसे लेकर सब जगह घूमते रहे और पकड़ गए अंत में। तो कौन किस अपराध का दोषी है, ठीक है। तो सबसे पहली बार जिसने निकाला था वो तो व्यपरण का, क्योंकि व्यपरण तत्काल कंप्लीट हो गया, व्यपरण तो यहीं पर कंप्लीट हो गया। अब व्यपरत व्यक्ति को आपने छुपाया है, तो हो सकता 365 जो पिछली थी, गुप्त रूप से सदोष परिरोध करना, ठीक है, व्यपरत या अपरत व्यक्ति का, क्योंकि इसने व्यपरण नहीं किया है, बी ने व्यपरण नहीं किया। जब ये उसे लेकर आया अपने घर पर 20 दिन तक रखे रहा, तब इसने व्यपरण नहीं किया है, क्योंकि व्यपरण तो पहली बार हो गया और वहीं कंप्लीट हो गया। अब या तो ये सदोष परिरोध या गुप्त रूप से सदोष परिरोध इसे करने का दोषी है। अगर इसने गुप्त रूप से नहीं किया तो फिर सदोष परिरोध करने का दोषी है, ठीक है ना। उसके बाद ये सब लिए उसे टहलते रहे, ठीक है, और टहला वो अपनी मर्जी से इन लोगों के साथ, ठीक है। तो अपहरण हुआ नहीं, क्योंकि अपहरण उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए, ठीक है ना। अपहरण किसकी, वो विधिपूर्ण संरक्षकों की बात थोड़ी है, वो तो उसकी अपनी इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए। इन दिनों उसकी बी और सी दोनों दोस्ती हो गई, वो भी शराबी था, ये भी शराबी थे, दोनों अपने मिलकर खूब शराब पी, खूब 20 दिन टहले और बाद में पकड़ गए। तो अपहरण हुआ नहीं। अधिकतम बी और सी काहे के दोषी हुए, सदोष परिरोध के, ठीक है। और अगर गुप्त रूप से किया होगा तो उसका हो जाएंगे, लेकिन व्यपरण के दोषी नहीं हुए, क्योंकि व्यपरण तत्काल कंप्लीट होता है, जैसे ही निकाला बस खत्म, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये सोचना कि व्यपरण हमेशा अवयस का होगा, ये ठीक हो सकता है, लेकिन ये सोचना कि जब जब अवयस को लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर ले जाया जाएगा, ये भारत में से बाहर ले जाया जाएगा, भारत की सीमाओं के परे, तो व्यपरण ही होगा, ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि भारत की सीमाओं पर ले गए और वो धारा 28 के मुताबिक 12 साल के ऊपर का था, उसकी अपनी सम्मति थी, उन्होंने कहा खूब चलो लंदन घूम के आएंगे, क्या है चलो, ठीक है। नो डाउट 18 से कम था, लेकिन 12 से तो ऊपर था, वो टहलने गया, तो कहेगा भारत में की सीमाओं से व्यपरण, ठीक है, हुआ ही नहीं, ठीक है। और साथ में वो विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में था ही नहीं, पहले से ही विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में था ही नहीं, और अपनी मर्जी से भारत के बाहर टहलने चला गया।
तो क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर हमारा जो कहने का मतलब है कि आप क्रिमिनल लॉ पढ़ते समय एक एक शब्द को लागू करने की कोशिश ये करें। सम्मति मतलब सम्मति, सम्मति का अर्थ भ्रम या तथ्य के भ्रम में डालकर सम्मति ले लेना नहीं है। ठीक है? तो आपका कहता है जो कोई किसी बालक को या किसी विकृत व्यक्ति को, ऐसे बालक या विकृत व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से, तो इसका मतलब जरूरी है कि वो विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में हो। अगर वो विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में नहीं है तो कैसे होगा? और अगर नहीं होगा तो राष्ट्रीय शेर बच्चा पुरस्कार थोड़े मिलेगा, तब भी वेद तो पढ़ेंगे ही, लेकिन तब अपहरण के नाते वेद पढ़ेंगे। ठीक है ना? और खाली अपहरण करना यह अपराध नहीं है, अपहरण के साथ कोई ना कोई उद्देश्य आपको साबित करना पड़ेगा, तब जाकर वो अपराध बनेगा। वो आगे की बात देखेंगे। ठीक है? ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, यानी अभियुक्त की ओर से ले जाना या बहका ले जाना यह होना चाहिए। ले जाने में वो स्वयं उसे ले जाएगा और बहका ले जाने में अवयस्क स्वयं जाएगा, लेकिन उसके जाने की उत्प्रेरणा उसे यही मिस्टर देंगे। और ये दोनों ही बातें नहीं है, वो खुद ही अपनी इच्छा से चला गया है, तब फिर अपराधी नहीं हुआ। ठीक है? अवयस्क खुद ही अपनी इच्छा से चला गया तो काहे बात का अपराध? उसने न ले गया, वो न बहका ले गया। अवयस्क के मन में विश्वास था कि हमारा सहायक है, हमारी सहायता करेगा, और वो पहुंच गया, तो काहे बात का अपराध? कचहरी में रोज इसी ढंग से। ठीक है? मामलों में होस्टाइल होते हैं, खूब तो पैसे लेते हैं, तुम तो लगातार आपसे कहते रहते हैं। हमने तो हमेशा ये बात कही कि क्या करना चाहिए? शमनी अपराधों का दायरा बढ़ाना चाहिए। ठीक है? 320 की लिस्ट को और बढ़ाना चाहिए और उसमें लिखना चाहिए कि जैसे पहले दिया रक्तदम था, तो वो कॉन्सेप्ट तो नहीं आना चाहिए। जैसे ये निश्चित करें कि कुछ अपराध, कत्ल उतल, इन्हें छोड़कर, यानी हमने कहा बढ़ाना चाहिए, हमने ये नहीं कहा कि सारे अपराधों को वैसा बना देना चाहिए। हमने कहा कुछ अपराधों को और जोड़ना चाहिए, 320 की लिस्ट को और बढ़ाना चाहिए। जो 320 पहले सीआरपीसी में थी, अब बीएनएसएस में 320 तो नहीं है, 359 है। ठीक है? तो उस लिस्ट को और बढ़ाना चाहिए, उसमें ये जोड़ना चाहिए कि पैसे लेकर दोनों पक्ष समझौता कर सकेंगे, क्योंकि पैसे लेकर दोनों पक्ष समझौता तो कर ही लेते हैं, माकूब करते हैं। और चूंकि पैसे लेकर समझौता नहीं करेंगे कानून ये है, इसलिए यही काम चोरी छुपे होता है। और चोरी छुपे होने के कारण से जो पीड़ित है उसे ठीक राशि भी नहीं मिल पाती। और अगर यह काम कानूनी तौर पर हो तो ओपन कोर्ट में फिर मोल भाव होगा कि भाई 2 लाख दो, 2.5 लाख दो, 3 लाख दो, और वो सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड होगा। ठीक है? तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी भी समझौते तो हो ही रहे, तो समझौते जब होते हैं तो आखिर बचता कैसे है? बचता तो ऐसे ही है, लड़की अवयस्क है, उससे कहलवा दिया कि हम तो अपने घर से अपनी मर्जी से गए थे, हम तो भाग गए अपने घर से क्योंकि इनने मारा था, हम चले गए थे, रास्ते में ये मिल गए। ठीक है? हमने कहा कि हमें नौकरी कहीं लगवा दो, इन्होंने कहा चलो नौकरी लगवा दो, इसमें क्या अपराध है? आए तो तुम खुद, हम क्या करें, इसमें क्या अपराध हो गया? अच्छा, जो कुछ विवेचना में हुआ वो साक्ष्य है ही नहीं, वो साक्ष्य ही नहीं। उसका उपयोग सिर्फ जब यह अभियोजन साक्षी के तौर पर आए तो प्रतिपक्षी या न्यायालय की अनुमति से, या न्यायालय की अनुमति से जिस पक्ष ने इसे बुलाया है वो इसका खंडन करने के लिए, वर्तमान कथनों का खंडन करने के लिए उपयोग कर सकता है। तो किस पक्ष ने बुलाया? अभियोजन ने बुलाया, तो अभियोजन तुरंत लिखाता है कि न्यायालय की अनुमति से साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया और जरे हेतु आवश्यक अनुमति दी गई, ये साहब की ओर से लिखता है, और बस। अब आप उनका कर क्या लेंगे? यही तो पूछेंगे कि देखो दरोगा जी को तुमने ये बयान दिए थे, नहीं, वो कहते दिया ही नहीं। अब उस पर उसके सिग्नेचर तो है नहीं,
आप कैसे साबित करेंगे कि साहब जो है इसने दरोगा जी को ये बयान दिए थे? हो ही नहीं सकता साबित। तो उसका तो आप कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके खिलाफ तो 340 भी नहीं लग पाएगी। वादी के खिलाफ जरूर 340 लग सकती, क्योंकि वादी ने जो कुछ कहा पुलिस के समक्ष वो एफआईआर के तौर पर मौजूद है कि तुम पूर्व में ये कथन कर चुके हो और तुम इससे इनकार नहीं कर सकते कि ये कथन तुम्हारे नहीं, और इनसे असंगत कथन अब तुम कर रहे हो, तो उनका तो मसला 340 में आ जाता है, लेकिन इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता, ठीक है। खैर वो अलग की बात है। हम आपको सिर्फ इतना बता रहे थे कि यहां चूंकि यह लिखा है कि ले जाता है या बहका ले जाता है, अगर सिर्फ यह भूमिका हटा दी जाए ले जाने या बहका ले जाने की, तो अपराध बनता ही नहीं, और इसी चीज का फायदा वहां उठाया जाता है, यही कहा जाता है, ठीक है। तो ले जाता है या बहका ले जाता है, यह जब तक नहीं किया गया है तब तक विप्रलंब का अपराध नहीं बनता। स्पष्टीकरण में विधिपूर्ण संरक्षक इसकी परिभाषा बता रहा है, कह रहा विधिपूर्ण संरक्षक शब्दों के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे बालक या अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है। विधिपूर्वक यानी जिसके पास अवैध की संरक्षा का भार था, उसने कानूनी तौर पर यह भार जिस व्यक्ति को न्यस्त किया है उसे विधिपूर्ण संरक्षक माना जाएगा। लेकिन इन शब्दों का यह अर्थ कदापि नहीं माना जा सकता कि जिसने न्यस्त किया था अब उसे विधिपूर्ण संरक्षक नहीं माना जाएगा, यह इसका अर्थ कदापि नहीं हो सकता। यह ठीक है कि उसे विधिपूर्ण संरक्षक माना जाएगा जिसको इस प्रकार संरक्षण भार अवैध के संबंध में विधिपूर्वक न्यस्त किया गया, उसे माना जाएगा, सही है। लेकिन जिसने न्यस्त किया था उसे नहीं माना जाएगा, यह थोड़ी लिखा है। इसलिए मां बाप भले ही बच्चे को स्कूल छोड़ आए हैं, तो स्कूल के जो टीचर्स हैं वो उसके विधिपूर्ण संरक्षक हो गए, लेकिन मां बाप विधिपूर्ण संरक्षक नहीं रहे, ये नहीं है, ठीक है। आप बच्चे को उनकी सम्मति के बिना अगर कहीं भेजेंगे तो आप भी, ठीक है, ले जाने वालों की श्रेणी में आ जाएंगे, और नहीं तो दुष्प्रेरक आदि या षड्यंत्रकारी यानी 120 आदि इन सेक्शंस के अंतर्गत तो कहीं ना कहीं आप शासित हो ही जाएंगे, क्योंकि मां बाप के संरक्षण भार में वो बच्चा अभी भी है, न्यस्त किया गया है, मीनिंग देयर बाय स्वयं अपनी इच्छा से दिया है, ठीक है। अपवाद, अच्छा एक चीज और, विधिपूर्ण संरक्षक जैसे अधर्मज बच्चे का मां ही मानी जाएगी, पिता नहीं माना जा सकता। तो अधर्मज बच्चे के पिता के द्वारा अगर उसका विपरण किया जाता है, यानी उसकी अभिरक्षा से बाहर लाया जाता है उसकी सम्मति के बिना, तो पिता विपरण का दोषी हो सकेगा। यद्यपि आपकी किताबों में 1882 का एक मुकदमा नोट है, उसमें कहा कि पिता विपरण का दोषी नहीं होगा, लेकिन जो वर्तमान ट्रेंड है उसमें पिता विपरण का दोषी होगा, ठीक है। अगर अधर्मज बच्चा है और मां के संरक्षण भार में, अधर्मज नहीं धर्मज है, लेकिन अगर यह स्टेब्लिश हो रहा है कि पिता के संरक्षण में वो नहीं था, ठीक है, दोनों के बीच मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है और सालों से बच्चा मां के साथ रह रहा था, यद्यपि ये ठीक है कि गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में मुकदमा करके मां ने उसकी संरक्षा हासिल नहीं कर ली थी, लेकिन था उसी के साथ, तथ्य था, स्थिति यही थी कि वो उसके साथ था, तो भी पिता विपरण का दोषी हो सकता है, और यही स्थिति मां की होगी अगर तथ्यता यह साबित हो रहा है कि पिता के संरक्षण में थे बच्चे, भले ही वैध रूप से मां से कोई अलगाव उनका नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद भी अगर मां ने, क्योंकि विधिपूर्ण संरक्षक है, ठीक है, विधिपूर्ण संरक्षक और मां वैध संरक्षक होगी,
और ये ठीक है कि वैध संरक्षक विधिपूर्ण संरक्षक होता है, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं भी है, सत्य है भी, सत्य नहीं भी है। इसलिए तथ्यों में देखा जाएगा यहां विधिपूर्ण संरक्षक जब ये स्टेब्लिश होकर आ रहा कि परस्पर तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है आपस में सालों वर्षों से, तो फिर आप क्यों ले गए उसकी अनुमति के बिना? ठीक है, हां, अगर धर्मस्थ बच्चा है और मां बाप दोनों के पास है, तो दोनों में से किसी को भी यह हक नहीं है कि वह दूसरे का जो बच्चे पर हक है उसका प्रतिकूल अपने हक का प्रदर्शन करें। ये नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तब दोनों को एक दूसरे के अधिकार के अनुकूल अपने संरक्षण के अधिकार का प्रयोग करना होगा। अर्थात जैसे मां बच्चे को लेकर चली गई और वहां किसी के साथ शादी कर दी उसकी, तो जो शादी जिसके साथ की वो 363 यानी व्यपरण अपहरण का दोषी हो जाएगा, और मां हो सकता है 120B में चली जाए, या हो सकता है मां पर कोई कार्यवाही ना हो, लेकिन वो मिस्टर जो ले जाएंगे मां की अनुमति से वो व्यपरण के दोषी हो सकेंगे, क्योंकि पिता के जो अधिकार हैं उनके प्रतिकूल इस अधिकार का प्रयोग किया गया है। और यही स्थिति पिता की बनेगी कि आपकी किताबों में ये उदाहरण नोट हैं, यद्यपि ये उदाहरण बहुत अपवादिक परिस्थितियां हैं, सामान्य तौर पर ये घटित नहीं होते, ऐसी स्थितियां नहीं होती, लेकिन विधिपूर्ण संरक्षक की अभिरक्षा से, ठीक है, जब ले जाता है या बहका ले जाता है। और विधिपूर्ण संरक्षक इन्होंने यहां स्पष्ट किया, अपवाद में कहता है इस खंड का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है जिसे सद्भाव पूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज बालक का पिता है, या जिसे सद्भाव पूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे बालक की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारी के विधि विरुद्ध प्रयोजनों के लिए न किया गया। ठीक है, यानी पिछली बात में थोड़ा सा एक्सेप्शन और जोड़ लेंगे, यानी अधर्मस्थ बच्चा है और कोई यह विश्वास करता है सद्भाव पूर्वक कि वो उस बच्चे का पिता है। ठीक है, तो अगर वो दुराचारिक प्रयोजनों के लिए उस बच्चे को ले जाता है मां के पास से, तो वो व्यपरण का दोषी होगा, अदरवाइज व्यपरण का दोषी नहीं होगा, ये अपवाद कह रहा है। तो पिछली बात में थोड़ा सा संशोधन कर लेंगे कि अधर्मज बच्चे का पिता व्यपरण का दोषी हो सकता है, किंतु उस दशा में नहीं, क्योंकि प्रत्येक अधर्मज बच्चे के पिता को जरूरी नहीं है सद्भावपूर्वक विश्वासी हो कि हम इस बच्चे के पिता हैं और तभी वो उसे ले जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है प्रत्येक अधर्मज बच्चे के पिता के साथ। ठीक है ना, लेकिन अगर अधर्मज बच्चे का पिता भी है और उसे सद्भाव पूर्वक यह विश्वास भी है, केवल विश्वास है ये भी नहीं, सद्भाव पूर्वक यह विश्वास भी है कि वो उस बच्चे का अधर्मज पिता है, ठीक है, या किसी व्यक्ति को सद्भाव पूर्वक यह विश्वास है कि वो अमुक बच्चे की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, सद्भाव पूर्वक, यह सद्भाव पूर्वक विश्वास नहीं है तब फिर बात अलग है। ठीक है, तो अगर वो बच्चे को संरक्षक की सम्मति के बिना भी ले जाता है तो व्यपरण का दोषी नहीं होगा, लेकिन शर्त यह है कि ऐसा दुराचारिक प्रयोजनों के लिए नहीं होना चाहिए। अगर दुराचारिक प्रयोजनों के लिए आप ऐसा कर रहे हो तो भले ही आपको सद्भावपूर्वक विश्वास है, तब भी आप व्यपरण के दोषी हो सकेंगे। तो 137 ये हुआ, और जो पहले 363 था उसे अब 137 सबसेक्शन 2 इन्होंने बना दिया, क्योंकि अब जो ड्राफ्टिंग की रीति दिखाई दे रही है बीएनएस में, वो यही दिखाई दे रही है कि ये एक अपराध को परिभाषित करते हैं सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 2 में उसके लिए सजा ले आते हैं। पहले जो ड्राफ्टिंग की रीति दिखाई देती थी आईपीसी में, वो ये दिखाई देती थी कि एक बार सब परिभाषा दे दो फिर दंड शुरू करो। ठीक है, पहले ये बात भाई, पहले तो यही रीति थी, अब रीति बदल गई है। ठीक है, अब रीति बदली है,
केवल हत्या के मामलों में वही रीति अपनाई गई, क्योंकि वहां मजबूरी है। वहां पहले आपराधिक मानववध होगा और वही हत्या बनेगा। ठीक है, बिना आपराधिक मानववध हुए हत्या हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले आपराधिक मानववध और वही हत्या बनेगा। तो यह भी हो सकता है कि वो हत्या बने ही ना, खाली आपराधिक मानववध रह जाए, ये भी तो हो सकता है भाई। जब उसमें कुछ एडिशन जुड़ेगा कि तब हत्या बनेगा ना। जो एडिशन जुड़ना चाहिए वो जुड़ा ही नहीं, वो तो वहीं तक रह गया, तो आपराधिक मानववध रह गया खाली। अब एक आपराधिक मानववध वो है जो हत्या तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है ना, और दूसरा हत्या तक पहुंच गया लेकिन फिर अपवादी की स्थिति घुस गई, अब फिर रिवर्स हो गया, अब फिर वो आपराधिक मानववध हो गया जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता। ठीक है, तो वहां तो इतना गुथा है मामला कि डिफरेंट तरीका अपनाया ही नहीं जा सकता, इसलिए वहां आपराधिक मानववध, हत्या, ठीक है, अपवाद सब परिभाषित करने के बाद बात आगे बढ़ी है। शेष आप देखेंगे हम लोगों ने उपाधि, वहां भी यही देखा, 115(1) में उपाधि सामान्य उपाधि परिभाषित की और 115(2) में साधारण उपाधि के लिए दंड, 116 में घोर उपाधि उसे परिभाषित किया, 117 सबसेक्शन 1 में स्वेच्छा घोर उपाधि, ठीक है, इसे परिभाषित किया, 117 सबसेक्शन 2 में दंड उसके लिए। तो अब जो ड्राफ्टिंग की रीति दिखाई दे रही है वो यही दिखाई दे रही है, इसलिए 137 में इन्होंने विपणन की रीति और विपणन के प्रकार, ठीक है, ये डिफाइन किया किसमें, 137 सबसेक्शन 1 का और खा के अंतर्गत, और उसके बाद 137 सबसेक्शन 2 में उसके लिए दंड जो पहले 363 में था, 363, ठीक है ना, उसके लिए कहता जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी का विपणन करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अब अपहरण को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, विधिपूर्ण संरक्षकता में से या भारत में से विपणन करेगा, बस उतना ही कहा उसने। क्यों करेगा, कैसे करेगा, किस लिए करेगा, कौन से उद्देश्य से करेगा, कुछ नहीं, विपणन किया बेत खाएंगे आप। क्यों किया, ठीक है ना। आप कहो कि नहीं साहब हम तो टाफी दिलाने ले गए थे, क्यों ले गए थे, क्योंकि तुम ही टाफी दिलाने के रह गए, बाकी दुनिया में कोई है ही नहीं, उनके माँ बाप खुद दिलाएंगे, और ले गए थे टाफी दिलाने तो माँ बाप से अनुमति लेनी चाहिए थी। अब ये ठीक है माँ बाप कमीने हैं, वो दिलाते नहीं है और बच्चा रोता है, तो भैया फिर बच्चे का दुर्भाग्य है, उसे अपने दुर्भाग्य के साथ जीने दो, तुम कौन होते हो भाई। कहीं तो सीमाओं का निर्धारण सामाजिक जीवन के लिए करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप खुदाई खिदमतगार तो है नहीं, और अगर आप खुदाई खिदमतगार बनेंगे तो फिर दंड की शिकायत क्यों भाई। अगर सुकरात बनोगे तो ठीक है, फिर जहर के प्याले से कोई शिकायत क्यों, वो होनी नहीं चाहिए। तो विपणन करेगा, बस बात खत्म। क्यों करेगा, कैसे करेगा, किस लिए करेगा। हां, ये आप टाफी दिलाने ले गए थे, ठीक है, या किसी अवैध प्रयोजन से ले गए थे, ये बात दंड के प्रश्न पर रिलीवेंट हो सकती है, ठीक है। दंड के प्रश्न पर ये एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस है कि आप क्यों ले गए थे, ठीक है ना। लेकिन कल्पेबिलिटी या दोषिता के प्रश्न पर इस बात का कोई महत्व तो नहीं है, ठीक है ना। तो आपको हर बात क्रिमिनल लॉ में सोचनी चाहिए, और एज ए एडवोकेट आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप पहले तो कोशिश करें कि आपका मुवक्किल छूटे, नहीं छूट रहा तो फिर आप ये कोशिश करें कि उसकी दोषिता, ठीक है, ये भले ही स्थिर रहे लेकिन उसके दंड की मात्रा में कमी आए, इसके लिए आप मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस गहराइज करिए। लेकिन ये सब होगा तो तब
जब ये पता हो, जब यही नहीं पता तो फिर क्या है? तो फिर तो कुछ मालूम ही नहीं, तब तो बात ही खत्म है। फिर तो चाहे जो कुछ पूछो, कुछ हो जाएगा अपने आप, वही ठीक है ना। क्योंकि हम तो पहले भी कहते रहे कि व्याख्या दुनिया में बस यही महत्वपूर्ण है। पता नहीं किसने क्या कहा होगा, कुछ नहीं मालूम। कोई जरूरी नहीं कि जो बात आपने जिस तरह समझी है वो उसी तरह कहने वाले ने कही हो, कतई जरूरी नहीं, क्योंकि ये तो इसी से स्पष्ट है कि वह विद्योत्मा ने एक उंगली उठाई, कालिदास ने 2 उठाई। क्योंकि विद्योत्मा कह रहे थे कि ईश्वर एक है, फिर कालिदास कह रहे थे कि तुम, वो समझ रहे कि एक आंख फोड़ेगी, ये कह रहे हम दोनों फोड़ देंगे, उन्होंने ये कहा। लेकिन व्याख्याकारों ने क्या समझाया? उन्होंने कहा नहीं, आपने कहा कि परमात्मा एक, उन्होंने कहा प्रकटीकरण 2 में हुआ, परमात्मा और जीवात्मा। ठीक है, अब कथनकर्ता क्या कह रहा है इसका कुछ पता नहीं, क्या पता क्या कहा गया है। उसने ये दिखाए, समझे कह रही थप्पड़ मारेंगे, उन्होंने कहा तुम्हारे घूसा मारेंगे। तो व्याख्याकारों ने क्या व्याख्या दी कि आप कह रहे हैं 5 तत्व हैं, उन्होंने कहा कि लेकिन जब तक मिलेंगे नहीं तब तक सृष्टि की संरचना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये तो व्याख्याकार हैं, पता नहीं क्या बता दें। ठीक है, तो आप अच्छे व्याख्याकार अगर हुए तो किया किसी ने कुछ भी हो, व्याख्या तो किसी भी ढंग से हो सकती है, लेकिन यह व्याख्या तभी हो सकती है जब आप विद्वान हो। अगर कालिदास के व्याख्याकार भी कालिदास ही होते हैं, ठीक है, तब तो मामला सब ओके ही था, फिर क्या था। तो इसलिए एज ए एडवोकेट आपको यह प्रयास करना चाहिए कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस जरूर है। ठीक है, तो ये परिस्थितियां कि अवयस को आप क्यों ले गए थे, ये दंड के प्रश्न पर सुसंगत हो सकती हैं, किंतु ये कभी भी दोषिता के प्रश्न पर सुसंगत नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद अपहरण कहता है जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए, किसी व्यक्ति को जबकि कोई व्यक्ति क्या कहता है, जबकि कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति का मतलब कोई व्यक्ति, उसकी एज क्या है इससे मतलब नहीं है। इसका मतलब वे मामले जो व्याकरण में से व्याकरण में नहीं आएंगे वे अपहरण में आ सकते हैं, आ सकते हैं, ये कहा है हमने, आएंगे नहीं कहा। क्योंकि अपहरण तभी होगा जब बल द्वारा विवश किया जाए जाने के लिए या प्रवंचनापूर्ण साधनों से। ठीक है, यह भी शर्त लगी है। यानी अगर कोई अव्यस्क है, विधिपूर्ण संरक्षकता में है ही नहीं, किसी की विधिपूर्ण संरक्षकता में नहीं है, तो विधिपूर्ण संरक्षा से उसका विवरण हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, हो ही नहीं सकता। और उसे बल द्वारा या प्रवंचनापूर्ण साधनों से किसी स्थान से जाने के लिए विवश नहीं किया गया, वो अपनी इच्छा से गया। जैसे हमने कहा ना कि 20 दिन के लिए उसे अपने पास हमने कैद रखा, इस दिनों में हमारी उससे दोस्ती हो गई, हम भी शराबी थे, वो भी शराबी था, फिर खूब अपने आराम से टहले, था व्यस्क, और उसका विधिपूर्ण संरक्षक कोई था ही नहीं। तो 20 दिन हमने उसे सदोष परिरुद्ध रखा, इतनी बात ठीक है, इतनी बात तो ठीक है। लेकिन हमने व्यापरण किया है, अपहरण किया है, ये थोड़ी है। अरे भाई हमने क्या किया है, 20 दिन एक आदमी को बंद रखा, और 20 दिन बंद रखने के बाद उसके साथ शराबें पिए, इतना ही तो किया। और क्या किया, उसने भी पी, वो भी खूब टहला हमारे साथ। तो क्या हुआ, हमने किया क्या? अंततः हमने किया तो सिर्फ इतना कि सदोष परिरुद्ध रखा है, क्योंकि अपहरण हमने किया नहीं। क्योंकि अपहरण में बल द्वारा हम विवश करते या प्रवंचनापूर्ण साधनों से उसे विवश करते, कहीं जाने के लिए नहीं, मधुशाला जाने के लिए उसे इस प्रकार विवश करते, वो तो किया नहीं हमने। वो तो खूब नाचते गाते खुद ही गए हमारे साथ। और विधिपूर्ण संरक्षकता से विपरण इसलिए है नहीं क्योंकि वो विधिपूर्ण संरक्षकता में थे ही नहीं, वो तो कबीरदास थे।
ठीक है, तो कुछ हुआ ही नहीं। हुआ क्या? कुछ भी नहीं। अधिकतम सदोष परिरोध। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि आप चीजों पर ठीक से ना सोचें। अरे भाई, अपहरण विपहरण नहीं हुआ, कुछ तो हुआ है, उसे तो देखो क्या हुआ है। ठीक है, लेकिन अपहरण में वहां कहता था ले जाता है या बहका ले जाता है, बस इतना कहा। बल द्वारा ले जाता है, प्रवंचनापूर्ण साधनों से बहका ले जाता है, कुछ नहीं कहा। बहका ले जाता है मीनिंग देर भाई आप कोई काम करके उसे उत्प्रेरणा दो कि वो अपना घर मीनिंग देर भाई लॉफुल गार्जियंस की गार्जियनशिप छोड़ दे। प्रवंचनापूर्ण साधनों का मतलब होता है जिन्हें पूरा करने का आपका कोई आशय नहीं है। ठीक है, उन बातों का विश्वास उसे दिलाना, यह है प्रवंचना। प्रवंचना में धोखा देने का आशय अंतर्वलित होता है। ठीक है, प्रवंचना अलग ढंग की बात है। हमने जैसे कहा था ना कि मिथ्या और झूठ ही अलग अलग बात है। झूठ का मतलब है वो चीज है ही नहीं जिसके होने का विश्वास दिलाया जा रहा है। मिथ्या का मतलब है नहीं है लेकिन है जैसी दिखती है। स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न झूठ नहीं है, क्योंकि स्वप्न का प्रभाव आप पर दिखता है। आप उतना ही परेशान होते हैं स्वप्न में जितने जागृत अवस्था में होते हैं। हालांकि कुछ विद्वान तो स्वप्न की परिभाषा ऐसे भी देते हैं कि जो हमेशा नहीं रहेगा वो स्वप्न है। जो हमेशा नहीं रहेगा वो स्वप्न है, जो एक निश्चित कालखंड में रहेगा। तो आपका जीवन भी चूंकि एक निश्चित कालखंड में रहेगा, इसलिए वो कहते हैं ये भी स्वप्न, और वो जो सो के देखा था वो भी स्वप्न। वो कहते हैं जागृत तो वो है जो ये देख पाता है, या यूं कहें जो उसे देख पाता है जो सब कुछ देखता है। क्योंकि वो कहते हैं स्वप्न हमने देखा, ये आप कहते हैं ना, इसका मतलब यह हुआ कि जिसने देखा था उसे याद है ना कि हमने देखा था, वही तो आपको बता रहा है कि हमने देखा था। तभी तो आप कह रहे हैं कि हमने सपना देखा था। इसका मतलब वो नहीं सोया हुआ था, आपका ये शरीर सोया हुआ था। ठीक है ना, वो तो जग ही रहा था, वो तो अखंड जग रहा था। नहीं तो जाना किसने सपना कल रात आया था, ये किसने जाना, कैसे जाना। ठीक है, तो विद्वानों की या कुछ लोगों की परिभाषा तो यह भी है कि जो अस्थायी हो वो स्वप्न है, जो स्थायी है वो सत्य है। ठीक है, लेकिन सामाजिक जीवन में हम स्वप्न उसे मानते हैं जो सोकर हम देखते हैं। ठीक है, और जो इस अवस्था में देखते हैं उसे जीवन कहते हैं। तो जो स्वप्न है वो झूठ नहीं है, वो मिथ्या है। ठीक है, क्योंकि उसका प्रभाव होता है। झूठ वो है जो है ही नहीं। ऐसे ही प्रवंचना, इसमें धोखा देने का आशय अंतर्वलित है। और बहका ले जाने में कोई उत्प्रेरणा, आना मिठाई खिलाएंगे, अब हो सकता है खिला भी दो। ठीक है, हो सकता है खिलाओ भी। तो बहका ले जाने में कोई काम, कोई उत्प्रेरणा अंतर्वलित होती है जो कि किसी को दी जाती है और वो स्वयं चलता है। और जो ले जाना है विपणन में, उसमें बल द्वारा विवश करके ले जाना, ये शब्द नहीं लिखे। इसका मतलब ले जाना आपके द्वारा ले जाना है, बल द्वारा या किसी अन्य प्रकार से। जैसे अंधे व्यक्ति को आपने कहा सड़क पार करा दें, ले गए उसे नाले में गिरा दिया। ठीक है, अब वो चल तो आपके साथ ही दिया, बल द्वारा तो विवश किया नहीं आपने। ठीक है, तो ले जाना अलग बात है, बहका ले जाना अलग बात है, और बल द्वारा विवश करना या प्रवंचनापूर्ण साधनों से विवश करना किसी स्थान से जाने के लिए, ये बिल्कुल अलग बात है। तो दोनों में अंतर क्लियर हो गया, अपहरण और विपणन। विपणन ले जाता है, बस यहीं पर खत्म। अपहरण तब तक चल रहा है जब तक ले जाया जाना चल रहा है। ठीक है, जब तक कि क्या कहता है जाने के लिए विवश करता है, हाँ, किन्हीं प्रवंचना पूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है। यानी जब तक वो उत्प्रेरणा जारी है, जब तक आप उत्प्रेरित करते रहते हो किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए, तब तक अपहरण
चालू है, इसका मतलब व्यापरण तत्काल कंप्लीट होता है, अपहरण चालू रहने वाला अपराध है। ठीक है, वो अवयस्क का ही हो रहा है, ठीक है, या फिर भारत में से हो रहा है, ठीक है, तो किसी का भी हो रहा है। यानी भारत में, अगर ये कहें कि भारत में व्यापरण होने के लिए अवयस्क और उसके विधिपूर्ण संरक्षक और उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता इनका होना जरूरी है, लेकिन अपहरण के लिए कुछ भी जरूरत नहीं। अपहरण अवयस्क वयस्क सबका हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अंतर आपको दिखाई देंगे व्यापरण और अपहरण में, ठीक है। अपहरण किसी भी आयु के व्यक्ति का होगा और व्यापरण यदि विधिपूर्ण संरक्षकता में से किया गया है तो बालक का ही होगा, ठीक है, विधिपूर्ण संरक्षकता से अगर किया गया है। अपहरण में स्वयं अपहृत व्यक्ति की सम्मति यह महत्व की है और विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यापरण की दशा में व्यापृत व्यक्ति की सम्मति का कोई अर्थ है ही नहीं। वो खूब खुश हो तुम्हारे साथ जाने में तो भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। वो एक बार में पूर्ण होने वाला अपराध है, चलते रहने वाला अपराध, ठीक है। तो इस तरह अंतर एकदम क्लियर है, इन्हें कोई अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये व्यापरण और अपहरण है। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे, देखेंगे।